बच्चों, आज हम आपको सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, संस्कृति का स्वरूप। संस्कृति का स्वरूप, इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल बहुत ही महान लेखक हुए हैं और इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई थी। इन्होंने एमए करने के बाद पीएचडी और डीलिट की उपाधियां भी प्राप्त की और सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज़ म्यूज़ियम के अधीक्षक और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने सफलतापूर्वक काम किया है। बच्चों, इन्होंने बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से मुख्य रूप से संपादित पुस्तकों में इनका है उरुस ज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पाणिनि कालीन भारतवर्ष, पृथ्वीपुत्र, पोद्दार, अभिनंदन ग्रंथ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, इनका जीवन काफ़ी समय इन्होंने सिर्फ अपने लेखन कार्य को दिया। बचपन से ही इनको लिखने का शौक़ था और लिखने के साथ साथ इन्होंने और भी कार्य किए हैं। और आज हम इनका लिखा निबंध जो पढ़ेंगे, संस्कृति का स्वरूप। इसमें संस्कृति जो है एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका जो अर्थ है बहुत ही बड़ा है, क्योंकि किसी भी मनुष्य का जीवन इससे दूर नहीं हो पाता है। तो संस्कृति का स्वरूप निबंध में इनका केंद्रीय भाव जो इन्होंने दिया है, ये कल्प वृक्ष से तुलना की है संस्कृति की। कल्प वृक्ष जो होता है इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है, और इसी तरह से संस्कृति जो है, अगर हम इसको अपनाते हैं तो हमारा जीवन जो है कल्प वृक्ष की भांति हो जाता है। अब इसमें इन्होंने नए और पुराने का मेल दिखाया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं, हमारे रीति रिवाज, उसको हमें एकदम छोड़ना भी नहीं है और पूरी तरह से इसको आगे बढ़ाना भी नहीं है। जहाँ हमारे विकास में कुछ चीज़ें बाधक बनती हैं तो उनको वहाँ पर रोकना ही बेहतर होता है। इन्होंने निबंध के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और जो हमारे विकास में हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में लाभदायक होती है, ऐसी बातों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसमें इन्होंने व्यक्तियों को एक बात और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है कि हमें हर वस्तु को कसौटी पर कसकर देखना चाहिए। कर्म से या धर्म से डर कर केवल अपने विचारों में उलझकर नहीं फंसना है। अगर हम इस तरह से फंस जाएंगे तो हम किसी भी नई पद्धति या नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाएंगे। इसलिए किसी भी मकान की जिस तरह से नींव जो होती है, वो एक बार अगर हमने नींव डाल दी और मजबूत नींव डाल दी तो उसके ऊपर बनी जो मंजिल है हम उसको बार बार तोड़कर रिनोवेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन नींव को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो अच्छे संस्कार हैं, उसको अपने जीवन में हमें अपनाना चाहिए, जो हमारे निर्माण में किसी भी चीज़ को बिल्डअप करने के लिए बहुत ही काम आते हैं, और उनको हमें ध्यान में रखते हुए आगे अपने कर्मों को करना चाहिए। अच्छी तरह के कामों को करते हुए अच्छे विचारों को अपना करके निर्माण करना चाहिए। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से पुराने और नए का मेल अपनी संस्कृति नामक निबंध में समझाया हुआ है। अब इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि संस्कृति की जो प्रवृत्ति होती है महाफल देने वाली होती है। महाफल जो होता है यानी महान फल, महा यानी महान, फल यानी जो उसका परिणाम होता है। तो मनुष्य को जीवन में अपनी संस्कृति को अपनाते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए, और सर्वांगीण विकास के लिए हमें अपने भूतकाल में हमने जो भी चीज़ें अपनाई हैं, हमारी जो संस्कृति रही है, उसका वर्तमान में हमें कितना उपयोग करना है, और उसका उपयोग करते हुए हमें अपने भविष्य का किस तरह से निर्माण करना है। तो भूत, वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। इसमें इन्होंने एक बात और भी अच्छी समझाई है कि हमारे जो जीवन होता है, मनुष्य का जो जीवन होता है, अलग अलग रूपों से, अलग अलग समुदाय से आता है, लेकिन सभी की अपनी संस्कृति होती है। और जो संस्कृति है वो हम सब ने बनाई है, मनुष्यों द्वारा बनाई गई है, क्योंकि विधाता ने तो केवल इस संसार की रचना की थी, और इस संसार की रचना में पृथ्वी आकाश के बीच में
एक बहुत बड़ा जो अंतर है धरती और आकाश के बीच का, तो उसमें बहुत सारे रूपों से इसको भरा है, जिसमें सूरज, चांद, तारे, बादल और 6 ऋतुएं हैं, सुबह शाम दिन रात। ये सारी चीज़ें जो हैं धरती और आकाश के बीच में हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी ईश्वर की ही देन है। और इन सब के बीच में मनुष्य भी आता है। तो मनुष्य जो है, देवताओं ने मनुष्य को इस संसार में भेजा है अच्छे कामों को करने के लिए, और मनुष्य ने संस्कृति की रचना कर ली है। उस संस्कृति में मनुष्य ने कुछ अच्छी चीज़ें ली हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को एक जड़ से बना दिया है। जड़ मतलब एक तरह से तय कर लिया कि हमें इससे दूर नहीं जाना, इससे हटना नहीं है। तो जब हमारी सफलता में कुछ संस्कृति की इस तरह से रूढ़ विचार, जिसको हम कहेंगे, अगर वो बाधक बने, तो उन रूढ़ विचारों को हमें वहीं रोक देना ही हमारे लिए लाभदायक होता है। अगर किसी का आत्महनन होता है हमारी संस्कृति से या हमारे विचारों से, तो इस तरह के काम हमें नहीं करना चाहिए। यह इन्होंने समझाया है। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमें पुराने विचारों को एकदम नकारना नहीं है और नई संस्कृति को एकदम अपनाना नहीं है। बस हमें दोनों का एक मेल बना के रखना है, दोनों के बीच में जो है बैलेंस बनाना है। और इस बैलेंस को बहुत ही अच्छी तरह से ऋग्वेद की पहली सूक्ति में समझाया गया है कि नए और पुराने ऋषि जो हुए हैं, दोनों ही ज्ञान को अर्जित करते हैं, दोनों ही ज्ञानी हैं। लेकिन पुराने ऋषि हैं वो भी अग्नि की पूजा करते हैं, नए ऋषि हैं वो भी अग्नि की पूजा करते हैं। हमें किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं मानना है कि ये पुराना है सिर्फ इसलिए वो अच्छा है और ये नया है इसलिए ये खराब है, या ये पुराना है इसलिए अच्छा नहीं है और ये नया है इसलिए अच्छा है। हमें ऐसी विचारधारा को अपने दिमाग से निकालना है। बस यही देखना है कि पुराने में से हम कौन सी अच्छी चीज़ों को अपना सकते हैं और नए में से कौन सी चीज़ों को अपना सकते हैं, और दोनों को हमको बैलेंस बनाकर चलना है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो हमारी संस्कृति है बहुत मूल्यवान है, और यही संस्कृति हमारे सांस्कृतिक कार्य को अच्छी तरह से उचित दिशा और सही उपयोगिता दे सकती है। थैंक यू वेरी मच।